तो हम कवर कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी पिनाकल 7th एडिशन से। अब तक हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट सौरमंडल, उसके ग्रह, देशांतर और अक्षांश भी कवर हो गया है। महाद्वीप और महासागर, भारत के पड़ोसी देश, भारतीय जल निकासी व्यवस्था, विश्व जल निकासी व्यवस्था, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन और कृषि भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने कवर कर लिए 372 क्वेश्चन। हमें अभी कितने कवर करने हैं? टोटल इसमें 909 क्वेश्चन है। तो हम ट्राई करेंगे कि अब डेली कम से कम 60 क्वेश्चन करें। तो 60 क्वेश्चन करेंगे तो डेली कितने, अगर 400 तो 600, 60 10 दिन में हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगा थोड़े ज़्यादा ही हों 60 से, तो 10 दिन में हम लोग ज्योग्राफी कवर कर लेंगे अपनी। तो आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी, सॉइल। तो सॉइल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 373 नंबर। लैटराइटी मृदा परिच्छेदिका लैटराइटी सॉइल प्रोफाइल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो लैटराइट सॉइल प्रोफाइल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है लोहा। लैटराइटी मृदा में जो लैटराइट मृदा होती है उसमें उच्च वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन के कारण अतिरिक्त लोहा होता है। निक्षालन प्रक्रिया में चूना और सिलिका को हटा दिया जाता है, जिससे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमीनियम यौगिक निकल जाते हैं। ये मृदा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में कम होती है, जिससे ये स्वाभाविक रूप से कम उपजाऊ होती है। हालांकि खाद और उर्वरक डालने के बाद ये काजू जैसी पेड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो लैटराइटी मृदा हमारी काजू फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसको ब्रिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे ईंटें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है वेदरिंग, अपक्षय बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें वायु, जल, बर्फ, तापमान में परिवर्तन और अन्य जैसे पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने से चट्टानों और खनिजों को छोटे कणों में टूटना शामिल है। जब चट्टानें टूट जाती हैं वही अपक्षय कहलाता है। सिंचाई क्या होता है? यह कृषि को बढ़ावा देती है और मिट्टी की नमी को बनाए रखती है। अवक्रमण क्या होता है? यह मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट को संदर्भित करता है। अवक्रमण मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी उसमें कमी हो जाना। खनन क्या होता है? यह मौजूदा मिट्टी को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? तो दक्कन लावा के पठार, जिसमें लावा लगा है, लावा निकलने से मिट्टी बनती है काली मिट्टी और ये काली होती है। दक्कन लावा पठार पश्चिम मध्य भारत में एक ज्वालामुखी पठार है जिसका निर्माण पृथ्वी के भीतर लावा के जमने से हुआ था। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अफ्रीकी पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कटंगा पठार तांबे और यूरेनियम के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो खनन के कारण जो वनोन्मूलन है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। खनन के कारण वनोन्मूलन अत्यधिक चराई, खनन और उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियां भूमि क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। खनन के कारण वनोन्मूलन ने झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों को बहुत अधिक प्रभावित किया। अत्यधिक चराई गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है, जबकि अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल भराव और मिट्टी के क्षरण का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल मिट्टी के क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 40%। जलोढ़ मिट्टी सतही जल द्वारा जमा होती है जो सामान्यतः नदी घाटियों और उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें ह्यूमस और चूना प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। इस पर उगाई जाने वाली फसलों में गन्ना, चावल, मक्का, गेहूँ, तिलहन, दालें आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो नए जलोढ़ से बना है खादर, पुराने से बांगर। बांगर मतलब भंगार पुराना ही होता है। इसकी विशेषता थोड़ी ऊंची सीढ़ीनुमा संरचना है और यह खादर क्षेत्रों में पाई जाने वाली नई और अधिक उपजाऊ जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में पुराने अधिक सघन तलछटों से बना है। बांगर क्षेत्र कंकर के रूप में जाने जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेपों की उपस्थिति के कारण कम उपजाऊ होते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ppm का प्रति प्रति मिलियन भाग का उपयोग सामान्यतः मृदा और तलछट विश्लेषण सहित विभिन्न पर्यावरणीय संदर्भों में पदार्थों की बहुत पतली सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं? मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। निक्षालन में यह तब होता है जब अतिरिक्त जल अववाह या जल निकासी द्वारा जल में घुलनशील पोषक तत्वों को मिट्टी से बाहर निकाल देता है। कृषि पेशेवरों के लिए यह एक पर्यावरणीय समस्या है कि क्या रासायनिक भारी उर्वरक या रसायन बहकर जल निकाय में पहुंच जाते हैं। दक्कन के पठार की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? तो काली मिट्टी में किस खनिज की कमी है? फास्फोरस की कमी है। काली मिट्टी में लौह, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं तथा इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी या कपास मिट्टी नमी के लिए अच्छी होती है और कपास, गन्ना, गेहूँ, ज्वार, चावल, खट्टे फल, सूरजमुखी, अलसी आदि उगने के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को इसकी स्वखेती सेल्फ कल्टीवेटिंग विशेषता कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइटी मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? निक्षालन प्रक्रिया कारण होता है। इसका प्रयोग ठोस पदार्थों के निष्कर्षण में किया जाता है। लैटराइटी मिट्टी यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। यह आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। भारत में काफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटराइटी मिट्टी है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भूभाग जो मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, इसका निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और खिसकने से हुआ है। दक्कन का पठार क्या है? यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार पर फैली हुई है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानी और नदी घाटियों में पाई जाती है। इसमें पोटास की प्रचुर मात्रा होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी है जो महीन दरारों के जमा होने से मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। बांगर बाढ़ के मैदानों से दूर जमी हुई पुरानी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी पर गहन खेती की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। इसको याद रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे यहाँ पे फास्फोरस होता तो हम माचिस क्यों खरीदते हैं? तो क्योंकि माचिस में फास्फोरस लगा होता है, हम घर में ही बना लेते हैं, तो इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें फास्फोरस की कमी होती है। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ये लोएस प्रकार की होती है। लोएस क्या है? गुड़ इसका होता है, रंग पीला होता है, भूरा, सजाती और अत्यधिक छिद्रपूर्ण होती है। जो लोएस होती है इसका जो रंग पीला और भूरा होता है, यह सजाती और अत्यधिक छिद्रपूर्ण होती है। यह ज़्यादातर भारत की कश्मीर घाटी में पाई जाती है। लोम क्या होते हैं? यह रेत, गाद और चिकनी मिट्टी से बना मिट्टी का एक प्रकार है। मार्ल क्या है? चिकनी मिट्टी और स्लेट से बनी मिट्टी का एक प्रकार है। पॉडसोल क्या है? मिट्टी या कॉर्ड युक्त रेत और बलुआ पत्थर या मैग्मेटिक चट्टानों से तलछटी मलबे से प्राप्त होती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग कैसा होता है? हल्के धूसर से राग धूसर होता है जलोढ़ मृदा का रंग। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों और झरनों के तलछटों के जमाव से होता है। ये तलछट आमतौर पर रेत, गाद और मिट्टी से बने होते हैं, जो सभी हल्के रंग के पदार्थ होते हैं। जलोढ़ मिट्टी का रंग कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से भी प्रभावित हो सकता है, जो उन्हें गहरा रंग दे सकता है। लैटराइटी मृदा का रंग हल्का नारंगी से गहरा नारंगी होता है। लाल मृदा का रंग नारंगी से लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो आयरन। मिट्टी पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है। मिट्टी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? NPK मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मिट्टी में सूक्ष्म मैक्रो को छोड़कर जितने भी बचे वो सब माइक्रो होंगे, मीन्स सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे। उसमें आएगा क्लोरीन, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर,
जस्ता, जेडन, निकेल और मॉलिब्डेनम एमओ। उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, गलत है। ह्यूमस मिट्टी का कार्बनिक घटक है जो पौधे और पशु पदार्थ के अपघटन से बनता है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से या कंपोस्टिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। खाद का उपयोग मिट्टी में ह्यूमस प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मिट्टी डैश में मुख्य रूप से विकसित होती है जो विशेष शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। जो शुष्क मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में विकसित होती है और भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली या कपासी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइटी मिट्टी, पहाड़ी या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी जिसको जैविक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, गलत है। मृणमय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, गलत है। दोनों ही गलत है। जो रेतीली बलुई मिट्टी है इसमें अपेक्षित चट्टान के छोटे छोटे कण होते हैं। बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब प्रकार की मिट्टी में से एक है रेतीली मिट्टी। बहुत कम पोषक तत्व और खराब जल धारण क्षमता होती है रेतीली मिट्टी में। जल निकासी प्रणाली के लिए अच्छा है। आमतौर पर ग्रेनाइट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टानों के टूटने या विखंडन से बनती है ये रेतीली मिट्टी। चिकनी मृणमय मिट्टी क्या होती है? छोटे कण बहुत कम या बिना वायु क्षेत्र के एक दूसरे के साथ मजबूती से परिपूर्ण, अच्छे जल संचयन गुण, गीले होने पर बहुत चिपचिपा लेकिन सूखने पर चिकना, सबसे सघन और भारी प्रकार की मिट्टी जो अच्छी तरह से जल निकासी नहीं करती है या पौधों की जड़ों के विकास के लिए जगह प्रदान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय एक्यूमुलेशन को निर्धारित करता है? तो उच्चावच रिलीफ मृदा निर्माण का कारण बनता है और मृदा संचय का कारण बनता है। ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारण करते हैं। अन्य कारक है फौना, एक क्षेत्र विशेष या काल विशेष में मौजूद सभी पशु जीव जंतु जिसमें होते हैं उसको फौना बोलते हैं। फ्लोरा जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। फ्लोरा एक क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाई जाने वाली वनस्पतियों का समूह होता है जो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली देसी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाव के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग। इसका सबसे मुख्य लक्ष्य जमीनी भाग पर अधिक उपज पैदा करना है। वेदिका खेती टेरेस फार्मिंग क्या होता है? इस कृषि पद्धति का प्रयोग किसान खड़ी ढलानों, पहाड़ी क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई पर करते हैं। समोच्च रेखी जुताई पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भूमि की ढलान में खांचे काटने की प्रक्रिया जो है वो समोच्च रेखी जुताई कहलाती है। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं? तो रक्षक मेखला में शेल्टर बेल्ट लगाई जाती हैं जिससे कि मृदा क्षरण न हो। पलवार पौधों के बीच की खुली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक परत से ढक दिया जाता है। यह मिट्टी को नमी बनाए रखने में मदद करता है। समोच्च अवरोध कंटूर के साथ बैरियर बनाने के लिए पत्थर, घास, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पानी एकत्र करने के लिए बैरियरों के सामने खाइयां बनाई गई हैं। उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन ये अपघटन का भाग नहीं है। निच्छालन, ह्यूमस निर्माण, अपचय ये तीनों ही अपघटन का भाग हैं। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना या कट के दूर चले जाना। मिट्टी की परत का घिस जाना या वनों का उन्मूलन मृदा अपरदन कहलाता है। यह मिट्टी के चरण का एक रूप है। अपघटन के 5 चरण हैं। कौन कौन से? विखंडन, निच्छालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन, नमी का क्षरण ह्यूमिफिकेशन का मतलब है, और खनिजकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूस्खलन मिट्टी निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। इसमें जलवायु है, पैरेंट रॉक है,
मूल सामग्री, स्थलाकृति है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी थे। भूस्खलन, तापमान और वर्षा के कारण जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है। मूल सामग्री मिट्टी के निर्माण का आधार है। विभिन्न पदार्थ विभिन्न प्रकार की मिट्टी का विकास करते हैं। स्थलाकृति जल निकासी, कटाव और तलछट के संचय जैसे कार्यों को प्रभावित करके मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना कर सकती है उसे आप क्या कह सकते हैं? उसकी वहन क्षमता, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। मिट्टी की क्षमता है जो ऊपर की ज़मीन पर लगाए गए भार का समर्थन करती है। मृदा जलधारिता फील्ड कैपेसिटी की नमी या पानी की मात्रा है जो अतिरिक्त पानी के निकल जाने के बाद मिट्टी में जमा हो जाती है और नीचे की ओर बढ़ने की दर कम हो जाती है। स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी को उनके द्वारा व्याप्त कुल मात्रा से विभाजित सामग्री के कई कणों के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। उभय प्रतिरोधन क्षमता बफर कैपेसिटी से तात्पर्य एसिड या बेस की मात्रा से है जो एक बड़ी मात्रा में पीएच परिवर्तन से पहले एक बफर निष्प्रभावी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होता है। लाल मिट्टी विकसित होती है। लाल मिट्टी, इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है जो इसके रंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? ए क्षितिज में। यह परत मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जिसे ह्यूमस परत भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। बी परत में क्या होता है? क्षितिज आमतौर पर एक खनिज उपसतह क्षितिज है और संचय का क्षेत्र है जिसे रोशनी कहा जाता है। सी लेयर क्या है? यह मिट्टी की परत बी क्षितिज के नीचे स्थित होती है और इसमें अनिवार्य रूप से कमोबेश अपक्षयित मूल चट्टान शामिल है। आधारशिला बेस, भूविज्ञान में आधारशिला एक ठोस चट्टान है जो पृथ्वी की पपड़ी या किसी अन्य स्थलीय ग्रह के भीतरी ढीली नरम सामग्री के नीचे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाच्छादित मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप है जो मोराइन से जुड़े हुए हैं। जो करेवा है जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं, हिमाच्छादित मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो कि मोराइन से जुड़े हुए हैं। करेवा कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के भद्रपाव घाटी में लेक ईस्टर्न अवक्षेप एक झील में अवक्षेप है। ये समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर माफिक आग्नेय आधार पर विकसित होती है। लैटराइटी। शुष्क एरिड मिट्टी आसन्न चट्टानों के विखंडन से बनती है और काफ़ी हद तक सिंधु घाटी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों से उड़ा दी जाती है। जब भी जलवायु, मिट्टी और हाइड्रोलॉजिकल स्थितियाँ रूट जोन में घुलनशील लवण के संचय के पक्ष में होती हैं तो लवणी मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी आदेश सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये है एनसेप्टिसोल आदि मृदा। एनसेप्टिसोल आदि मृदा यूएसडीए मिट्टी वर्गीकरण में मिट्टी का क्रम है। वे मूल सामग्री के परिवर्तन के माध्यम से जल्दी से बनते हैं। वे एंटीसोल की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो पीट मिट्टी है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पीट मिट्टी में मीथेन बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसको दलदली मिट्टी बोलते हैं। यह जल भराव और अवायवीय स्थितियों का परिणाम है। वे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण 1956 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट के खेतों में रेतीली मिट्टी, उसके खेत में आदर्श रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? चना। चना को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन अच्छी जल निकासी वाली स्रोत से काली कपास की मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। इसे हल्के जलोढ़ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्वती गति करती ऊपर उठती है निर्मित होती है? तो पटल विरूपण डस्ट ट्रॉफिज्म के द्वारा। वनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया है।
ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टान मैग्मा के फूटने की प्रक्रिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वनस्पति के साथ।